वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुणाल प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है, जो है भारत के जो महान शहीद हैं उनके बारे में। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि काकोरी रेल कांड में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था, या काकोरी रेल कांड कब हुआ था, ठीक, या सैंडर्स की हत्या किसने की, या कोई नारा वगैरह। तो नारे को हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो नारे के ऊपर आएगी कि कौन सा नारा किस जो क्रांतिकारी है उसने दिया था। लेकिन आज हम देखें मेन जो कांड हुए हैं, एक्शन हुए हैं, उनके बारे में किस किस कौन कौन से शहीद किस किस एक्शन में शामिल थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं काकोरी रेल कांड को। ठीक है, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने काकोरी रेल कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। ठीक, क्योंकि वो कांड एक अच्छा नहीं लगता, कांड ऐसा लगता है कुछ गलत काम हुआ हो, तो इसलिए उन्होंने कांड को नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। इस वीडियो में मैंने जितनी भी सने बताई है वो सारी इंपोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ही उठ के आता है। तो 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी, काकोरी रेलकांड। इस घटना को जो अंजाम दिया था वो थे चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लोहाड़ी। वैसे तो 10 लोग थे, पर जो मेन जो 5 थे वो थे चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लोहाड़ी। वैसे इनको 10 लोगों ने किया था, पर मेन क्वेश्चन यहीं से ही आता है इन 5 से। इसमें जो अंडरलाइन हुए हैं रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, ये अंडरलाइन इसलिए किए हैं क्योंकि इन अंडरलाइन वालों को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक, तो इस अंडरलाइन को आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। इन तीनों को, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, तो इसलिए इनको अंडरलाइन कर दिया है। ये घटना थी लखनऊ के पास एक काकोरी गांव है, तो वो काकोरी से आलमनगर की तरफ जब ट्रेन जा रही थी, तो काकोरी गांव पर ही इस घटना की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका नाम काकोरी रेलकांड पड़ गया था। इसमें क्या हुआ था, जो ट्रेन में सरकारी खजाना जा रहा था, सरकारी सामान जा रहा था एक तरह से, और खजाना भी कुछ, तो उस खजाने को लूटना मेन मकसद था, सरकारी खजाने को लूटना। लेकिन जो लूट हुई थी वो मात्र 4600 रुपए की हुई थी। हालांकि उस टाइम में 4600 रुपए काफी हुआ करते थे, तो लूट तो हुई थी 4600 रुपए की। लेकिन इन सबको गिरफ्तार करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्च किया वो लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आया। तो इस तरह से इन 5 ने काफी नुकसान कर दिया था अंग्रेजों का। 4600 रुपए की लूट हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी में 10 लाख रुपए का टोटल खर्चा आया था। इसके बाद में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी थी 19 दिसंबर 1927 को। बाकी चंद्रशेखर आजाद पकड़ में नहीं आए थे, बाद में इन्होंने खुद को ही गोली मारी थी। ठीक, राजेंद्र लोहाड़ी को बाद में जेल में डाला गया था, पर इस काकोरी रेलकांड के ऊपर इन तीनों को फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को। तो ये डेट है काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से ही ज्यादातर अगर इसमें क्वेश्चन आते हैं तो वो डेट के ऊपर आते हैं कि इनको फांसी कब हुई थी, काकोरी रेलकांड कब हुआ था, तो इस सन याद करना जरूरी है इसमें। नेक्स्ट आता है लाहौर षड्यंत्र केस। इसको या तो सैंडर्स की हत्याकांड बोल लो या फिर लाहौर षड्यंत्र केस, क्योंकि ये काम हुआ था लाहौर में। और कब हुआ था, 17 दिसंबर 1928 को। तो काफी इंपोर्टेंट है डेट, 17 दिसंबर 1928 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, जिसमें सैंडर्स की हत्या हुई थी। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों शामिल थे। दरअसल ये हुआ क्यों था, सैंडर्स की हत्या क्यों की गई थी, वो गलती से हो गई थी। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, जिसका विरोध किया था लाला लाजपत राय में, और बदले में फिर उनके लाठी लग गई थी, सर पर भी लगी थी, जिससे ज्यादा खून बहा था और उनकी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 17 नवंबर 1928 को ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो 17 नवंबर 1928 में जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो उसी मृत्यु पर जो लाठीचार्ज का जो आदेश दिया था, और जो भी खाली लाला लाजपत राय नहीं, बाकी और भी उनके जो साथ थे, काफी युवा थे, उन सब में काफी बेरहमी से पिटाई की गई थी। तो जो बेरहमी से पिटाई करने का जो लाठीचार्ज का आदेश दिया था वो था जेम्स ए स्कॉट, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था, जेम्स ए स्कॉट। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उसी टाइम फिर बदले की प्रतिज्ञा ली कि हम इस जेम्स ए स्कॉट को नहीं छोड़ेंगे, इसने इतनी बेरहमी से पिटाई की है, और जो हमारे जो नेता थे लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो गई उसी पिटाई से, तो हम इसको जेम्स ए स्कॉट को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या था, जब ये अपने हेडक्वार्टर से निकल लेते तो इनसे पहले इनका जो असिस्टेंट था, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो असिस्टेंट था सैंडर्स, जॉन पी सैंडर्स, ये निकल रहा था। तो इन्होंने गलती से समझ लिया कि शायद स्कॉट निकल रहा है, क्योंकि वही रुतबा था, वही फोर्स थी
सिक्योरिटी वही थी, तो वो गलती से पहले सैंडर्स निकल रहा था, तो जो राजगुरु थे उन्होंने पहली गोली चला दी थी। इसमें जो पहली गोली चलाई थी वो राजगुरु ने चलाई थी और दूसरी गोली भगत सिंह ने। जब पहली चलाई तो दूसरी फिर मानना वो निश्चित था, तो मानना था जेम्स स्कॉट को, पर गलती से वो सैंडर्स पहले निकल के आया तो सैंडर्स को गोली मार दी थी। तो पहले राजगुरु ने गोली चलाई थी, फिर भगत सिंह ने, ठीक। और फिर बाद में ये लोग वहां से फरार हो गए। तो ये गलती से मरा था, हालांकि सैंडर्स भी उसमें शामिल था, क्योंकि ये कोई आदेश देगा तो वो असिस्टेंट ही करेगा, तो है तो दोनों ही इस चीज के जिम्मेदार, पर मेन रूप से मरना स्कॉट को था। फिर 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर तीनों को, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे, इन तीनों को फांसी की सजा दे दी गई थी। एक और घटना आती है काउंसिल हाउस पर बम कांड, जो असेंबली थी उस पर बम फेंका था, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। ये घटना हुई थी 8 अप्रैल 1929 को। ये जो काउंसिल हाउस था उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, वो आज संसद भवन है। आज का संसद भवन वही काउंसिल हाउस है जिसमें भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। इस घटना को अंजाम दिया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने। इसमें क्या था, ये लोग काफी बन ठन के गए थे, ऐसे जैसे कि कोई मंत्री हो और कोई इनको ना पहचाने, तो इनको जो काउंसिल हाउस का पास प्रोवाइड करा दिया गया था जुगाड़ पानी लगा के। तो और भगत सिंह जो थे वो देखने में भी काफ़ी लंबे चौड़े और काफ़ी अच्छे थे, हष्ट पुष्ट, और ऊपर से उन्होंने एक कैप वगैरह डाल लिया था और कोट वगैरह पहन लिए थे ताकि पहचान में ना आए। तो ये लोग अपना ऐसे ही घुस गए थे, और वहाँ घुसने के बाद में इन्होंने बम फेंका। वो बम ऐसे थे कि वो ज़्यादा, उस बम से आवाज़ तो हुई थी और आवाज़ निकलने के बाद में धुआं उठा था, ठीक। वो किसी को मारने के उद्देश्य से बम नहीं था। तो उन्होंने पहले एक बम फेंका, उससे वो बम फटा और वो थोड़ा दूर फेंका था, जहां लोग बैठे हुए थे उससे दूर फेंका गया था, मतलब क्लियर दिख रहा था कि ये मारने के उद्देश्य से नहीं है, कहना कुछ और चाहते हैं ये लोग। तो दूर फेंका था, और फिर कुछ देर बाद में दूसरा एक और बम फेंका था, और फिर पर्चे ऊपर से उछाले गए थे, जिन पर्चों में लिखा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। उस पर्चों पे यही लिखा हुआ था, और इंकलाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए थे। बाद में जब धुआं छटा तो ये लोग जो थे ये भागे नहीं थे, दोनों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े हुए थे। पुलिस वाले इनको पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि पुलिस को लगा था कहीं इन पे कोई और हथियार नहीं है, तो कहीं ये फिर से अटैक कर दें कहीं, क्योंकि सबको दिख रहा था कि मारने के उद्देश्य से तो नहीं आए हैं, तो इसलिए इन पे और भी हथियार हो सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं कोई ये हरकत कर दे, तो इसलिए पुलिस वाले भी इनके पास नहीं आ रहे थे। तो उसी टाइम पे जो भगत सिंह थे उन्होंने जो अपनी जो पिस्तौल थी वो पिस्तौल निकाल के वहाँ समर्पण कर दी, वो आत्मसमर्पण कर दिया, पिस्तौल सरेंडर कर दी थी। और वो पिस्तौल वही थी जिससे सैंडर्स की हत्या की थी। दरअसल ये चीज थोड़ा गलत हो गई थी, क्योंकि भगत सिंह ने खुद ही अपना जो मेन सबूत था, पिस्तौल जिसमें सैंडर्स की हत्या हुई थी, उस अपना मेन सबूत को खुद से ही दे दिया, ठीक है। तो थोड़ा फेलियर था ये, क्योंकि उसी पिस्तौल से सैंडर्स की हत्या की थी और उसी पिस्तौल को वहां समर्पण कर दिया था। तो बाद में फिर ये सबूत मिल गया था एक तरह से, जिससे पता चला था कि हाँ सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह मेन आरोपी हैं। हालांकि उस टाइम तो ये भाग गए थे, ठीक है, ट्रेन में बैठ के एक शाही बेस रख के अपने बेटे के साथ निकल चुके थे, लेकिन बाद में इन्होंने, और फिर इनका जो राइटिंग था पर्चों पर और पीछे और भी उन्होंने काफ़ी आंदोलन में खुद से ही हाथ से लिखते, तो उस पर्चे की राइटिंग से पता चला कि हाँ यही मेन आरोपी हैं। तो फिर बाद में इनको फिर अरेस्ट कर लिया गया, इन्होंने अरेस्ट के आत्मसमर्पण कर दिया था वहीं पर ही। और एक तरह से ये बताने के लिए क्या था ये कांड कि हाँ हम असली बम भी डाल सकते थे, चाहते तो मार भी सकते थे, लेकिन हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं, हमारी बात सुन लो, ज़्यादा बहरे ना बनो, हमें नजरअंदाज मत करो। बाद में भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, ठीक, फांसी यहीं दी थी 23 मार्च 1931 को, और ये जो घटना थी 1929 को। इसका मतलब भगत सिंह ने ये दोनों जो काम किए थे, पहले सैंडर्स की हत्या ही थी, पर इन पर कोई आरोप नहीं बन पाया था, पकड़े नहीं गए थे, उसके बाद में इन्होंने ये कांड किया और बाद में ये पिस्तौल वगैरह जमा कर दी। फिर उसके बाद में ये 1931 में इस कांड के बाद में फिर फांसी की सजा इनको दी गई थी, और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, हालांकि बाद में रिहा हो गए थे। एक और कांड होता है जिसमें जनरल डायर की हत्या हुई थी। जनरल डायर वही है जिसने 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था वो क्या था, और उस टाइम ये पंजाब के जनरल वो थे गवर्नर। तो 13 मार्च 1940 को जनरल डायर की हत्या की गई थी, और इसको क्या था उधम सिंह ने अकेले। ये घटना कहाँ हुई थी, लंदन के कैप्सन हॉल में। दरअसल क्या था कि जो 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उस जलियांवाला बाग में जो सभा चल रही थी, तो उधम सिंह थे, उनका भाई था, उनके माँ बाप थे।
तो जनरल डायर उस टाइम पंजाब का गवर्नर जनरल था, तो इसने आदेश दिया था गोली चलाने का। तो जो उधम सिंह थे सबको पानी पिला रहे थे, तो उस गोलीबारी में उधम सिंह का भाई, माता पिता ये तीनों मारे गए थे। तो उधम सिंह ने उसी टाइम निश्चय किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस जो इसका मेन आरोपी है जनरल डायर, उसको नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद में जब उधम सिंह बड़े हुए और लगभग 21 साल, 1919 की ये घटना है, और उसके बाद में 1940 में लगभग 21 साल बाद में जब उधम सिंह बड़े हुए, तो उन्होंने फिर जब जनरल डायर रिटायर होके इंग्लैंड चला गया था, लंदन, तो लंदन में जाके उसको मारा था। लंदन के कैप्सूल हॉल में एक जैसे भाषण देने के लिए उधम सिंह वो जनरल डायर उठा, तो उधम सिंह ने तभी 2 गोली मारी और वहीं जो जनरल डायर था वो उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से 21 साल में उधम सिंह ने अपना बदला पूरा किया, ठीक। और फिर बाद में 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी की सजा सुना दी। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि उधम सिंह को फांसी की सजा कब हुई। तो ये जो भी डेटें हैं मैंने इंपोर्टेंट डेटें ही लिखी हैं, बाकी फालतू की डेट इसमें शामिल नहीं की। ये सारी ही डेटें पूछी जा सकती हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और हिस्ट्री अगर आप शुरू से करना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 से सुपरवे क्लासेस की प्लेलिस्ट में एसएससी जी के भाई कुणाल सर का एक वो फोल्डर बना हुआ, उसमें लेक्चर 1 से आप पूरे नोट्स बना सकते हैं, जो एसएससी और पैड वगैरह के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।